तो बैरोमीटर क्या होता है? तो बैरोमीटर का यूज़ हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, तो उससे हम लोग कितना हवा का दबाव है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली रहता है 101.3 किलो पास्कल, तो उसको हम लोग 1 एटीएम भी बोलते हैं। अब है बैरोमीटर कहाँ लगाया जाता है? तो जैसे सपोज हम लोग केविंग कर रहे हैं या डीपिलरिंग कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर गैलरी में लगाते हैं। कोई सील्ड ऑफ एरिया है, जिस एरिया को हम लोग सील किए हैं, तो उसके बाहर भी हम लोग बैरोमीटर लगा के रखते हैं और हम लोग उसको कंटिन्यूसली मेज़र करते हैं। अगर वहाँ सपोज प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि सील्ड ऑफ एरिया में एयर लीक कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं। तो जाने से पहले हम लोग एक बैरोमीटर एटमॉस माइंस के ऊपर शाफ्ट के पास लगा रहता है या मैनेजर्स ऑफिस में रहता है, तो उससे हम लोग को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वो पता चलता है। और फिर हम लोग माइंस में जगह जगह पे, कहीं गैलरीज है जहाँ डीपिलरिंग कर रहे हैं, वैसे जगह पे जहाँ एयर में फ्लक्चुएशन होने का चांस है या एयर के फ्लक्चुएशन से दिक्कत हो सकता है, किसी सील्ड ऑफ एरिया में एयर लीक कर रहा हो, तो उसके लिए भी हम लोग वहाँ पर एक बैरोमीटर इंस्टॉल करते हैं और उसके रीडिंग को देखते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि एयर कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है सील्ड ऑफ एरिया में, तभी बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। तो फिर उसके लिए हम लोग प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर डैम्प एक्सप्लोजन के बाद कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन क्यों होता है या क्यों होने का चांस रहता है? तो एक्चुअली जब फायर डैम्प एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन का जो शॉक वेव है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड शॉक वेव। अब उस कारण से क्या होता है कि पीछे वैक्यूम बनते जाता है, एयर आगे मूव कर रहे तेजी से, तो पीछे खाली होते जाता है। तो इस कारण से पीछे से भी क्या होता है, हवा इधर खाली को भरने के लिए मूव करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड शॉक वेव। तो हवा जब तेज़ी से मूव कर रहा है, एक शॉक वेव मूव कर रहा है तेज़ी से, तो उस कारण क्या है कि जितना भी कोल्ड डस्ट इधर उधर नीचे है या दीवार पे है, ग्राउंड पे है, फ्लोर पे है, तो सब क्या होता है कि तेज़ हवा के कारण उड़ता है और वो एयर में आ जाता है। और एयर में ऑलरेडी एक्सप्लोजन है, तो एनर्जी है, हीट है, बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण से क्या हो सकता है कि साथ में कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्प्रे करते रहते हैं या फिर स्टोन डस्ट बैरियर यूज़ करते हैं। फिर है कि मिनिमम कितना होना चाहिए कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के लिए, तो 30 to 40 ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर होना चाहिए कोल्ड डस्ट, तभी एक्सप्लोजन हो पाएगा। अब प्रोपगेशन के लिए मिनिमम 1 ग्राम कोल्ड डस्ट पर मीटर क्यूब ऑफ एयर होना चाहिए, ठीक है। गर्म गैस की जांच किन किन साधनों से की जा सकती है? तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प से उसके हाइट को देख के हम लोग मेज़र करते हैं कितना मीथेन है। मिथनोमीटर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ मीथेन का परसेंटेज बताता है। मल्टी गैस डिटेक्टर ये 5 गैसेस का परसेंटेज बताता है, CO2, CO, ऑक्सीजन, मीथेन और एक H2S का बताता है। लोकल मीथेन डिटेक्टर, कंटिन्यूस मॉनिटर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल रहता है जिसके थ्रू कंटिन्यूस मीथेन का मॉनिटरिंग होते रहता है। और फिर हम लोग मीथेन गैस सैंपल को, ये माइन एयर सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं लैब में और निकाल सकते हैं कि कितना मीथेन है एयर में। ठंडी गैस है, इसको हम लोग ब्लैक डैम, ठंडी गैस है इसको हम लोग ब्लैक डैम बोलते हैं। ये CO2, एक्सेस CO2 और एक्सेस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, इसको हम लोग ठंडी गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी आग को बुझा सकता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ब्लैक डैम में औसत कितना होता है, 12 से 13% CO2 रहता है और 87 से 88% नाइट्रोजन होता है। ब्लैक डैम को ठंडी गैस क्यों कहते हैं, ये क्योंकि ये किसी भी आग को बुझा सकता है, इसलिए ठंडी गैस बोलते हैं। ठंडी गैस को ब्लैक डैम की क्वेश्चन, ठंडी गैस को ब्लैक डैम क्यों कहा जाता है, तो वही ये सबका आंसर लगभग लगभग सेम ही है। ब्लैक डैम्प या ठंडी गैस के अन्य नाम बताइए। इसको हम लोग चोक डैम्प भी बोलते हैं। चोक डैम्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी आदमी ब्लैक, जहाँ पर ठंडी गैस, ठीक है, या फिर ब्लैक डैम्प का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पर कोई भी आदमी जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, वो चोक हो जाएगा उसका गला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। ब्लैक डैम्प कैसे बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोयले से कुछ मात्रा में निकलती है, परंतु मुख्यतः वह कोयले, लकड़ी व अन्य कार्बोनेसियस मटेरियल के ऑक्सीकरण से निकलती है।
और ये नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है, तो एक्सप्लोजन के कारण नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, खान में किसी जगह हवा का सैंपल दिया गया है, बताइए वहाँ कितनी ब्लैक डैम्प है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं अलग से सॉल्व करके डाल दूंगा, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। ब्लैक डैम्प के क्या क्या गुण हैं, तो वही है, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, यानी कि कोई रंग नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। ब्लैक डैम्प क्या है, हवा से भारी है, न जलता है न जलने में मदद करता है, यह पानी में थोड़ा सॉल्युबल है, ये विषैली नहीं है, पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन के कमी से हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये परेशान कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी दम घुट के मर जाएगा, लेकिन ये पॉइजनस नहीं है। और क्या है कि ये भारी रहता है, तो ये हवा में आसानी से मिक्स नहीं होता, ये फ्लोर में नीचे ज़मीन में मिलता है। क्या हर स्थिति में ब्लैक डैम्प हवा से भारी होगी, तो वो CO2 का है 44 है और नाइट्रोजन का है 28 है। तो अगर CO2 बहुत कम रहेगा ब्लैक डैम्प में, तो ये हवा से हल्का होगा। हवा का कितना वेट है, 28.95 वेट है। अगर CO2 12% से कम है, तो ये क्या होगा, हवा से हल्का होगा। ब्लैक डैम्प खान में कहाँ मिल सकती है, तो उन जगहों पर जहाँ वायु संचार कम हो, जहाँ वेंटिलेशन कम हो, वहाँ पर CO2 और N2 ये सब जाके गैसेस जमा हो जाएगी। ये डीप शून्य में, डीप तरफ के आयतों में, पुराने चाणक में, तो वही है कि वैसे पार्ट में जो गहराई में है, ठीक है, वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये हवा से भारी होता है और ये पानी में सॉल्युबल होता है, तो ये पानी में भी मिल सकता है, वैसे पानी में जो कि बहुत टाइम से रुका हुआ स्टेगनेंट वाटर है। पुरानी खान की डिवाटरिंग करते समय पंप खलासी के पास तेल सेफ्टी बत्ती होना जरूरी क्यों है, तो पुरानी जब डिवाटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, सम्प को या ओल्ड माइंस को हम लोग डिवाटरिंग कर रहे हैं, तो माइंस में क्या हो सकता है, बहुत सारा पॉइजनस गैसेस डिजॉल्व हो सकता है, जैसे कि ब्लैक डैम्प है। तो पंप के पास वो क्या है, बैठा रहेगा फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके, अगर फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ रहा है या वो उसका फ्लेम कम हो रहा है, तो ये समझ जाएगा कि बहुत ज़्यादा ब्लैक डैम्प है उस पानी में, ठीक है, तो उस केस में वो वहाँ से हट जाएगा। क्या ब्लैक डैम्प चाल के पास मिल सकती है, सामान्यतः ब्लैक डैम्प तल्ली के पास मिलती है। चाल मतलब रूफ होता है, तल्ली मतलब फ्लोर होता है। तो ये क्या है, ब्लैक डैम्प भारी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर के पास मतलब ज़मीन में ही मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत बहुत कम परसेंटेज में ये रूफ के पास भी मिल सकता है। ठंडी गैस का मनुष्य के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। अगर 25% ब्लैक डैम्प है, इसका अर्थ है कि 100 - 25 यानी 75% एयर है, तो 75% एयर है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना है, 15% है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सांस लेने का रफ्तार दुगुनी हो जाएगा। 40% ब्लैक डैम्प है, तो हवा 60% है, तो उस केस में ऑक्सीजन कितना है, 12% है, तो बहुत गहरा सांस लेने लगेगा, वो काम करने का हालत में नहीं रहेगा, ठीक है। और अब जब 50% रहेगा तो 10% ऑक्सीजन होगा, तो 10% ऑक्सीजन में बहुत कम टाइम तक आदमी सर्वाइव करेगा, उसको सिर दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा। और 8% O2 में कुछ मिनट के अंदर क्या होगा, आदमी बेहोश हो जाएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर है खूनी गैस, तो खूनी गैस किसको बोलते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग खूनी गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं CO को खूनी गैस, तो एक्चुअल में हम अपना सांस लेने का प्रोसेस को पहले समझते हैं। तो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होता है और हमारे सेल्स में जाता है, सेल्स में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ग्लूकोज कंज्यूम होता है और ब्लड में CO2 ऐड होता है। तो फिर लंग्स में क्या होता है, ब्लड वापस आता है और CO2 ब्लड से अलग होता है और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या है कि ब्लड से एफिनिटी मतलब लगाव बहुत ज़्यादा है, जितना बॉन्डिंग बनता है CO2 का हेमोग्लोबिन के साथ,
तो उससे 300 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड CO का हेमोग्लोबिन के साथ बनता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, CO के साथ जो हेमोग्लोबिन का बॉन्डिंग है। तो क्या है, और लंग्स में CO2 बाहर होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है, लेकिन जब CO हेमोग्लोबिन से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाता है तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन के पास जगह नहीं रहता है कि वो अपने अंदर CO2 को, सॉरी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड के सेल्स को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, CO पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम पार्ट ऑफ ब्लड है जो ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। तो हम लोग में बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन का स्टारवेशन होने लगता है, जिस कारण आदमी मर जाता है। तो इसका गुण क्या है, तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा जहरीला है। हवा से CO 16 और 12 28 ना, इसका मोलिकुलर वेट है। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, तो 28, और एयर का 28.95। तो हवा से ये थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। और क्या है कि CO का मिक्सचर अगर 12.5 से 74% एयर में हो तो ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर भी बनाता है। और ये बनता कैसे है, तो कोयले के स्पॉन्टेनियस हीटिंग से, आग लगने से, ब्लास्टिंग से, मीथेन या कोल डस्ट के एक्सप्लोजन से। और ये एयर में जब जलता है तो CO ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। खान में खूनी गैस कैसे बनती है, तो वही है, स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग से, आग लगने से, ब्लास्टिंग करने से, ठीक है, मीथेन एक्सप्लोजन से, कोल डस्ट एक्सप्लोजन से, खान में डीजल लोग को चलता है उसके कारण, ठीक है। और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है कि कोई भी कार्बन मटेरियल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो CO या CO2 बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। खान में विस्फोट होने पर जो व्यक्ति विस्फोट के धक्के से बच जाते हैं वो खूनी गैस से मर जाते हैं, क्योंकि वह गैस बहुत अधिक मात्रा में बनती है। तो क्या होता है, एक्सप्लोजन के बाद CO गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो मान लो कोई एक्सप्लोजन वेव के चपेट में नहीं आया, कहीं वो छिप के रह गया, लेकिन क्या होता है, हवा में इतना ज़्यादा CO हो जाता है, CO2 हो जाता है, नाइट्रोजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि एयर में ऑक्सीजन बहुत कम परसेंट बचता है। तो उस ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, आदमी का जान चला जाता है। क्यों, ऑक्सीजन के डिफिशियंसी से, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस हीटिंग अगर इनटेक के तरफ है तो वेंटिलेशन करंट के साथ क्या होगा, CO2 और बाकी पॉइजनस गैसेस पूरे माइंस में फैल जाएगा। तो एक एग्जांपल भी दिया है, न्यू केंदा कोलियरी में 1994 में विस्फोट हुआ था, उसमें 55 लोग मर गए थे। खान में खूनी गैस किन जगहों पर मिल सकती है, तो वैसे जगह पे ये सब गैसेस मिलते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो केविन गोफ के किनारे, गोफ के आसपास मिल सकता है। क्यों, क्योंकि गोफ को हम लोग वेंटिलेट नहीं करते हैं। फायर स्टॉपिंग, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में आग लग गया है या किसी पार्ट ऑफ माइंस में आग लग गया है, तो उस आग को हम लोग फैलने से रोकने के लिए क्या करते हैं कि स्टॉपिंग बना देते हैं। स्टॉपिंग एक्चुअली होता क्या है, ईटा का दीवार सीमेंट से बनाते हैं, ठीक है, वो 1 मीटर मोटा दीवार होता है। तो स्टॉपिंग के आसपास क्या हो सकता है, लीकेज का चांस हो सकता है। अगर स्टॉपिंग में क्रैक्स हो तो उसके बाहर भी CO गैस मिल सकता है। ओल्ड वर्किंग, पुराना वर्किंग, जहाँ डीपिलरिंग हो रहा हो या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, वहाँ पर भी हम लोग को CO गैस मिल सकता है। जहाँ डीजल लोग को ऑपरेट कर रहा हो उसके आसपास भी मिल सकता है, ठीक है। फेस पे जहाँ हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग में CO2 नाइट्रोजन, NOx गैसेस, ठीक है, NO2 N2O4 N2O5 ये सब गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ मिल सकता है। जहाँ पर आग लगा हुआ है उसके रिटर्न की तरफ, यानी कि आग लगा हुआ है तो उसका धुआं क्या करेगा, वो रिटर्न की ओर मूव करेगा, तो उस धुएं में भी CO गैस मिल सकता है। और कहीं पूरे माइंस में CO या मीथेन एक्सप्लोजन हो रहा है तो पूरे माइंस में फिर CO गैस मिलेगा। मनुष्य के शरीर पर खूनी गैस किस प्रकार असर करती है, तो इसमें यही होता है ना कि ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और फिर वो ब्लड क्या करता है, मूव करता है और शरीर के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। फिर जब ब्लड वापस रिटर्न होता है तो उसमें क्या होता है, सेल्स CO2 ऐड करता है और वो फिर लंग्स में क्या होता है, CO2 O2 एक्सचेंज होता है।
ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होता है और CO2 ब्लड से बाहर निकलता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, 300 गुना ज़्यादा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस में ब्रेक ही नहीं होता है, ये CO और हेमोग्लोबिन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो ब्लड क्या होता है, अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन स्टार्वेशन होता है, लोगों को सांस का दिक्कत होने लगता है, उस चक्कर में वो बेहोश हो जाते हैं। और अगर CO बहुत ज़्यादा लिमिट में ब्लड में आ गया है तो फिर आदमी मर भी सकता है। फिर आगे है कि CO गैस का कितना होना चाहिए माइंस में। तो माइंस में कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी पार्ट ऑफ द माइंस में CO गैस 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 200 ppm है तो 2 घंटा आदमी वहाँ काम करेगा तो उसके सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। 400 ppm है तो 45 मिनट में सर दर्द, बेहोशी की संभावना। 1200 ppm है तो 30 मिनट में तेज सिर दर्द। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने के लिए, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 5000 ppm है तो यानी 1 मिनट में इंस्टेंट मर जाएगा आदमी। अब मैक्सिमम कितना रह सकता है CO गैस, तो मैक्सिमम 50 ppm ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। अब है ppm का अर्थ क्या है। ppm का अर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख भाग में कितना उसका भाग है। इसको हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। सपोज है हमारा 50 ppm है, ठीक है, 50 ppm है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 50 है यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी 50/10 लाख, 2000, 10। इसको परसेंटेज में करना इंटू 100% करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, तो यानी 0.005%, ठीक है। तो परमिसिबल लिमिट कितना है CO का परसेंटेज में, 0.005% है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, ppm को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, 200 ppm को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको पार्ट्स, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो यहाँ 10 लाख लिखेंगे, अच्छा, इसको इंटू 100% करेंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो यहाँ का कट जाएगा, 2 यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो, तो ये क्या बचेगा, 0.02%। तो 200 ppm क्या हो जाएगा, 0.02%। तो यही फॉर्मूला है ppm को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब 1000 ppm कितने परसेंट के बराबर होता है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। 1000 ppm है तो 1000/10 लाख इंटू 100, तो 2 जीरो कटा, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 0.1%, ठीक है। अब है कि खूनी गैस कैसे हटाई जा सकती है। तो CO गैस हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एयर के वेंटिलेशन सिस्टम को, एयर की क्वांटिटी को और एयर की स्पीड को बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब खूनी गैस से प्रभावित व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। तो माइंस में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आदमी काम कर रहा हो या 2-4 आदमी कहीं किसी पार्ट ऑफ माइंस में काम कर रहा हो, वहाँ CO क्या है 50 ppm से जाता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि CO का पॉइजनिंग हो जाता है। तो क्या क्या लक्षण देगा, तो चुप चुप हो जाता है, सवाल पूछने पर जवाब नहीं देता। तो वो व्यक्ति क्या है कि चुपचाप अपना काम कर रहा है, कुछ पूछोगे तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, धीरे धीरे चलता है, लड़खड़ाता है। लड़खड़ाता क्यों है, क्योंकि उसके बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे चल भी रहा है, ठीक है। डोलता है दाएं बाएं, क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन वर्क सही से नहीं कर रहा है। उसका चेहरा क्या होता है, ताज़ा गुलाबी, मतलब CO पॉइजनिंग के कारण उसका ब्लड का कलर थोड़ा पिंकिश हो जाता है, उस कारण से उसका शरीर भी थोड़ा पिंक दिखता है, ठीक है। और वो अपने हालत से अवेयर नहीं रहता, वो अपने कंडीशन से अवेयर नहीं रहता, क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता ऑक्सीजन के कमी से, ठीक है।
कोई व्यक्ति खूनी गैस से प्रभावित हो जाए तो क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति अगर खूनी गैस से प्रभावित हो जाए तो उसको हम लोग, अगर वहाँ पर हमारे पास रिवाइविंग एपरेटस है, या जो जिस एपरेटस से हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं वो है, तो इमिडिएटली वहीं हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे और उसको हम लोग स्ट्रेचर पे लेटा के क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। कहाँ लाएंगे? तो उसको हम लोग फ्रेश एयर बेस में, जहाँ पर फ्रेश एयर इजीली अवेलेबल हो वैसे एरिया में ले आएंगे। अगर उसका कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि रिवाइविंग एपरेटस से प्योर ऑक्सीजन उसके नाक में वो कनेक्ट करेंगे और प्योर ऑक्सीजन उसको देते जाएंगे और फिर स्ट्रेचर पे लिटा के उसको बाहर लाएंगे। तो बहुत घंटा तक जब हम लोग प्योर ऑक्सीजन देते हैं तो धीरे धीरे आदमी का सिचुएशन क्या होता है, रिकवर होने लगता है। फिर है खान में खूनी गैस की जांच कैसे की जाती है? तो इसके लिए है हमारे पास एक CO डिटेक्टर है, उसको टॉक्सीमीटर भी बोलते हैं। एयर का सैंपल लेके कर सकते हैं। और एक है कैनरी बर्ड है या मुनिया चिड़िया, भारत में क्या है, मुनिया चिड़िया यूज़ होता है। तो इसको एक्चुअल में क्या करते हैं, ये कैसे चिड़िया काम करता है? तो चिड़िया का सांस लेने का रफ्तार बहुत तेज़ होता है। तो जो आदमी पे CO जो 5 मिनट में असर करेगा वो चिड़िया पे आधा मिनट या 1 मिनट में ही असर करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक पिंजरा में क्या रहता है, 2-3 मुनिया चिड़िया रहता है। ठीक है, उसको हम लोग उस पिंजरे को जहाँ वहाँ ले जाते हैं जहाँ गैस जांच करना है। गैस रहने से चिड़िया बेचैन होगी, चोंच खोलेगी, पंख फड़फड़ाएगी और गैस अधिक मात्रा में हो या चिड़िया गैस में अधिक समय तक रह जाए तो वह पिंजरे की तल्ली पर गिर जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अगर 1500 ppm है तो चिड़िया 3 मिनट में बेचैन हो जाती है और 18 मिनट में पिंजरे की तल्ली पर गिर जाती है। लेकिन 1500 ppm में आदमी 1-आध घंटा तक आराम से रह सकता है। अगर 2000 ppm हो तो उसमें क्या होगा, चिड़िया 1-1.5 मिनट में ही मतलब उसके पिंजरे के फ्लोर पे गिर जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मुनिया चिड़िया की से खूनी गैस की जांच करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें 1-2 नहीं 3-4 चिड़िया लेके जाना चाहिए, क्योंकि हर चिड़िया पे असर अलग अलग होता है और एक ही चिड़िया को बार बार नहीं ले जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि चिड़िया यूज टू हो जाता है, मतलब फिर चिड़िया पे ज़्यादा CO का असर कम होने लगता है। ठीक है, इसलिए हर बार क्या होना चाहिए, नया चिड़िया लेके जाना चाहिए। और चिड़िया को इधर उधर दौड़ाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा वो दौड़ेगा तो उस पर CO का असर उतने कम टाइम में होगा। और है कि 1000 ppm से कम में क्या होता है कि चिड़िया पे कोई असर नहीं होता, लेकिन आदमी पे ये असर होता है। और मुनिया चिड़िया से हम लोग को ऑक्सीजन डिफिशियंसी का पता नहीं चल पाता, ये भी एक ड्रॉबैक है। और कहीं पता है कि बहुत ज़्यादा CO होगा तो वहाँ हम लोग को मुनिया चिड़िया को लेकर के जांच करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ जांच करने के लिए जाना है तो हम लोग सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस पहन के जाएंगे और टॉक्सीमीटर लेके जाएंगे, उससे जांच करेंगे। ठीक है, खुला सांस लेने का जब ऑप्शन हो तो वैसे में हम लोग वैसे एरिया में जाकर CO का डिटेक्शन नहीं करेंगे जहाँ पर कि हम लोग कन्फर्म है कि वहाँ CO बहुत ज़्यादा होगा। चूहों से खूनी गैस की जांच ठीक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चूहा को अगर हम लोग पिंजरा में लेके जाएंगे तो चूहा इंसान से डरता है, तो चूहा दुबक के बैठ जाएगा, उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा, तो उसका सांस ब्रीथिंग रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ब्रीथिंग रेट स्लो होगा तो CO का असर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद होगा। खूनी गैस की जांच यंत्रों से किस प्रकार होती है? उसके लिए है डिटेक्टर है, CO डिटेक्टर है, मल्टी गैस डिटेक्टर है। ठीक है, और भी 2-3 टाइप के डिटेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।